हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। वीडियो बहुत समय के बाद अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, उसका कुछ रीज़न था। तो आज का मेनली हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मेजर प्रॉब्लम इन बुलेट 350 जे सीरीज़। जे सीरीज़ यानी क्या, यानी नए प्लेटफॉर्म वाली जो कि पीछे खड़ी है हमारी फ्रेम में। तो आज की इस वीडियो में ये होने वाला है, जो कि बुलेट ओनर है या फिर जो बुलेट लेने की सोच रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में यही रहेगा, पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये रही हमारे सामने फ्रेम में अपनी बुलेट 350 जे सीरीज़ वाली। तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा टैपेट नॉइस। टैपेट नॉइस क्या होती है, जो हमारी इधर होती है ना, इधर हमारी टैपेट्स लगी हुई हैं। टैपेट्स क्या होती हैं, जो इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करती है। हमारी वेल्व होती हैं ये इनलेट और आउटलेट वेल्व, उनको कंट्रोल करती हैं। तो टैपेट टिक 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 नॉइस आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा टैपेट नॉइस का। अब जैसे मैं अगर आपको इंजन स्टार्ट करके सुनाता हूँ तो पता नहीं माइक कितना जस्टिफाई कर पाएगा, तो एक बार सुनना बस। तो यहाँ से जो टिक टिक आवाज़ आती है वो होती है हमारी टैपेट नॉइस की। इसकी 3 सर्विस हो चुकी है, टैपेट इसके एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये आवाज़ दोबारा करने लग जाती है। जब इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तब ये ज़्यादा आवाज़ करती है। तो ये होती है कॉमन प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके मतलब कि ये एबनॉर्मल सी जो टिक टिक नॉइज़ होती है वो होती है इसकी टैपेट नॉइज़। दूसरा पॉइंट है ग्रंटिंग नॉइज़। यानी क्या, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको एक भारी सी आवाज़ यानी कि ब्लास्ट होने की, या कुछ जैसे एक ऐसी आवाज़ जो कि हाई आरपीएम पे आपको मतलब कि सुनने को मिलती है। टैंक हैवी है तो हाई स्पीड में हाई आरपीएम पे जब जाता है व्हीकल, जैसे 100-120 पे जाता है, तो इसके इंजन की आवाज़ होती है वो ग्रंटिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। मतलब कि एक तो लैक ऑफ 6th गियर की इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। अगर रॉयल एनफील्ड अपडेट करना चाहे तो कर सकती है इसके अंदर 6th गियर का, तो आपको ग्रंटिंग नॉइज़ ही आएगी। ये ऐसा ही नहीं, ये मेरी वाली यूनिट में ये कॉमन है बुलेट के अंदर इशू, हाई स्पीड में ग्रंटिंग नॉइज़ आना, क्योंकि क्रैंक हैवी होने के कारण और इसका जो पिस्टन है वो भी हैवी है, क्योंकि 350 सीसी मोटरसाइकिल है तो कंपोनेंट्स इसके बहुत हैवी बने हुए हैं आम 100 सीसी मोटरसाइकिल के मुकाबले में। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये जो इसका बैक टायर देख रहा है, इतना वाहियात इसका डिज़ाइन करा हुआ है, क्योंकि बीच में देख लो आपको कोई भी ग्रिप नहीं मिल रही। या तो बीच में जैसे कि मान लो इधर लाइन हो जाती है ना इधर, तो थोड़ा सा ग्रिप बढ़िया रहती है, लेकिन देख लो बीच में कोई ग्रिप नहीं है, साइड में दे रखी है। तो कई बार क्या होता है, व्हीकल स्लिप होने के चांस रहते हैं वेट कंडीशन में, या फिर जैसे मान लो टर्निंग पे आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। तो इसका थोड़ा सुधार किया जाए रॉयल एनफील्ड। चौथा पॉइंट है हमारा, वो है इसका रियर ब्रेक का। रियर ब्रेक का इशू ऐसा है, देखो इसकी जो ब्रेक है बटालियन ब्लैक की, बिल्कुल भी कामयाब नहीं है रियर ब्रेक, क्योंकि इसके अंदर आती है ड्रम ब्रेक। और जो पहले वाली बुलेट थी उसकी ब्रेक बहुत अच्छी थी इसके मुकाबले, लेकिन इसकी नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, या तो इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसे है, या फिर इसको ऐसे ही डिज़ाइन कर रखा है कि इतनी ही इसकी इफ़ेक्टिवली लगे, तो बहुत कम है। पांचवा पॉइंट भी ब्रेक से ही रिलेटेड है, वो है इसका ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल की जो पोजीशन है, यानी कि जो इसका दे रखा है, ये देख लो कितना वो दे रखा है, मतलब कि नीचे लेवल पे, यानी कि देख लो बाइक टच हो जाती है स्पीड ब्रेकर पे, या फिर जैसे मान लो कहीं भी रैंप वगैरह क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे ये जो ब्रेक पैडल है ये टच हो जाता है इसका। ये देख लो आपको स्क्रैच भी दिख रहे होंगे। तो रॉयल एनफील्ड इसका ज़रूर सुधार करे। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत ही राइडर इससे तंग आ चुके हैं, जो भी बुलेट ओनर है उनको पता होगा, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो इसका सुधार किया जाए। छठा देखो, मैं इसको उसमें तो नहीं गिनूंगा ड्रॉप बैक में या किसी भी चीज़ में, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का। मैंने बहुत जनों से सुना है कि नई बुलेट का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है। वो उसका कुछ नहीं कह सकते, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुई है कि इसका इतना ही रहे ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसको मैं डिफेक्ट में नहीं गिनना चाहता, ना ही कोई प्रॉब्लम में गिनना चाहता। तो ये तो चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, और मतलब कि जैसे मान लो ये जो प्लेट है इंजन प्लेट, ये लगने के बाद तो और भी कम हो जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन ये प्रोटेक्ट कर देता है। जो हमारी चेसी है ना, नीचे से चेसी से उसको प्रोटेक्ट कर लेती है ये प्लेट जो आप देख रहे हैं इंजन प्लेट।
सातवां पॉइंट थोड़ा सा, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा कवर करना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारी जो चेन है ये ओपन में दे रखी है। ओपन में क्या होता है, जो भी डर्ट है, ग्रीस है, सारी इसके ऊपर लगती है और फिर वो रिम के ऊपर लग जाती है। जो स्पोक्स देख रहे हो ना आप, थोड़े से आपको काले भी दिख रहे होंगे, तो ये इसके ऊपर लग जाती है। जब भी इसकी लुब्रिकेशन और क्लीनिंग करते हैं ना, तो इसका सुधार किया जाए। अगर मान लो इसका पूरा चैन कवर दे दे या इसका कुछ और मतलब कि निकले कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन, तो वो करा जाए। सबसे बड़ा और सबसे मेन दिक्कत जो मुझे लगी इसके साथ, वो है इसके टायर्स के। ट्यूबलेस टायर इसके अंदर दिए हुए हैं। इतनी हैवी वेट होने के बावजूद बाइक 200 किलो की है और ट्यूबलेस टायर नहीं है इसके अंदर, ट्यूब वाले हैं। तो अगर मान लो ट्यूबलेस टायर दे देती है कंपनी, तो इसके अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे एक बार पंचर हो गई थी ये, तो इसको मतलब कि दुकान तक लेके जाना, पंचर शॉप तक, रिपेयर तक, बहुत ही मुश्किल का काम है। जब मान लो एक तो 200 किलो ऊपर से और गर्मियों के सीज़न में, और फिर आपके साथ अगर मान लो बैग वगैरह है तो बहुत ही दिक्कत होती है तब। तो इसके अंदर ट्यूबलेस टायर देने का विचार किया जाए, रॉयल एनफील्ड को गुजारिश है एक। 9वां पॉइंट है हमारा इसकी फ्रंट सस्पेंशन नॉइस। सस्पेंशन नॉइस कैसी है, जैसे कि मान लो अगर 15 से 20 की स्पीड पे अगर मैं ब्रेकर मान लो पार करता हूँ, तो क्या होता है, एक छड़क जैसी आवाज़ आती है बाइक के अंदर से। लेकिन मैं इसको दिखा चुका हूँ 2-3 इसको सर्विस सेंटर पे, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ। ये देख लो, उन्होंने यहाँ के सेट करे से, जो ये होते हैं यहाँ की शॉकर कवर आप जिसको कह सकते हैं, तो ये सेट भी कर रहे थे। लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम है इसके अंदर, जे सीरीज़ के अंदर जितनी भी बाइक हैं। मुझे लग रहा था मेरी ही वाली यूनिट में है, लेकिन ये सबके अंदर ही है। 10th इशू है वो है इसका एसेसरीज से रिलेटेड। एसेसरीज से रिलेटेड कैसे है, ये मैंने लेगवेड लगवाया था इसका, सिल्वर फ्लाई एयर फ्लाई, जो सिल्वर एयर फ्लाई। तो इसके अंदर क्या है, ये देख लो आप, कितनी मतलब कि नाजुक सा है ये। यहाँ से देख लो नट कट कसा हुआ है बिल्कुल ही, एक वार्सल भी लगी हुई है। लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन है, मतलब कि ऐसा फील होता है जैसे कि बिल्कुल चीप हो। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना इसका प्राइस करा हुआ है, 4000 कुछ का है समथिंग। तो इतना मेरे को रिलायबल लगा नहीं। अगर कोई सोच रहा हो तो लगवाने की, ये तो रहने ही देना, फिर इतना खास नहीं है। ना ही ये मतलब कि इतना वो बना हुआ हैवी क्वालिटी स्टील से, बिल्कुल हल्की स्टील सी है ये देख लो आप कैसे हिल रहा है ये। 7वां पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो है 6th गियर की कमी इसके अंदर महसूस होती है जब बाइक हमारी चली जाती है 100+ की स्पीड पे। तो 6th गियर की कमी वही है, ग्रंटिंग नॉइस तो आएगी, क्योंकि हाई आरपीएम पे आपको पता है रेवोल्यूशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन और नॉइस ज़्यादा ही करेगी। तो 6th गियर की कमी उस कारण ही होती है इसके अंदर, ग्रंटिंग नॉइस जो आती है ना आपको। 6th गियर इसके अंदर दिया जाए, अगर कभी अपडेट होती है बुलेट, तो उसके अंदर 6th गियर देना चाहिए रॉयल एनफील्ड को। 12th रीज़न जो कि राइडर का सबसे बड़ा है, जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है अब जैसे मान लो गर्मियों का सीज़न चालू हो गया, तो अब क्या है, 350 सीसी इंजन है, हायर कैपेसिटी इंजन है, हायर स्ट्रोक, हायर बोर के कारण ज़्यादा हीट जनरेशन होती है इसके सिलेंडर ब्लॉक में। तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अब राइडर को तंग करेगी। जैसे मान लो गर्मियों का सीज़न है, लू चलेगी, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और जिसके कारण मतलब कि टांगों पे हमारे हीट वेव लगेगी, तो बहुत मतलब कि रिस्क रहता है। एक तो ऊपर से गर्मी और ऊपर से राइडर को फिर चलाने में दिक्कत आए, क्योंकि यार 350 सीसी का इंजन है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। अब आम मोटरसाइकिल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही है अब हीट ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब कि आदत डाल लो। अगर इसके अंदर कूलेंट दे दिया जाए तो बहुत ही मतलब कि बुलेट की सेल्स में और ज़्यादा सुधार हो सकता है, अगर इसके अंदर कूल मतलब कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम या ऑयल कोल्ड सिस्टम दिया जाए। अब जैसे एयर कूल्ड है, एयर फिन्स आपको दिख रही होंगी जो सिलेंडर ब्लॉक पे बनी हुई है हमारे पिस्टन ब्लॉक पे, अगर इसके अंदर दिया जाए कूलेंट वगैरह सिस्टम, मतलब कि लिक्विड कूल या ऑयल कोल्ड दिया जाए, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि जो कूलेंट करता है काम वो मतलब कि बढ़िया करता है इनके मुकाबले एयर कूल्ड के, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कूलेंट जो होता है हमारा इंजन को ठंडा करने के लिए काम आता है। तो हीट है वो थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम 15 से 20% का फ़र्क तो पड़ ही जाएगा अगर इसके अंदर कूलेंट रेडिएटर वगैरह ऐड किया जाए। मतलब कि कूलेंट अगर इसके अंदर कूलेंट सिस्टम ऐड किया जाए, एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग तो है ही, लिक्विड कूल या ऑयल कोल्ड। अगला पॉइंट है हमारा जो इसकी स्पोक्स हैं, ये मतलब जिसको हम कह देते हैं ताड़ियाँ, ये इसकी लूज़ हो जाती है 5 से 7 हज़ार किलोमीटर के बीच में ही। अगर मान लो कोई सी खड्डे वाले रास्ते में चलानी पड़ जाती है तो ये जल्दी भी हो सकती हैं। बाकी 5 से 7 हज़ार किलोमीटर पे इनकी मतलब कि जो आपने सुना होगा बैलेंसिंग वगैरह होती हैं, वो इनकी होती है। बैलेंसिंग में क्या होता है, इसका जो स्पोक होता है, इसकी जो मतलब आपने सुना होगा कभी लंगर पड़ जाता है टायर में, तो वो निकालते हैं इसका।
तो इनकी एडजस्टमेंट होती है रियर की भी फ्रंट की भी। तो मान लो ताड़ियाँ जब इसकी लूज़ हो जाती है स्पोक्स, तो वो आवाज़ क्रिएट करती है पोर्ट होल्स में, पोर्ट होल्स यानी खड्डे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इसका ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो इसका फ्रंट व्हील में दे रखा है सिर्फ ABS। तो ABS है इसका इतना ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता और बाइक के मुकाबले ABS में जैसे मान लो पल्सर है 150 वाली, उसका और इसका मतलब कि बहुत फ़र्क है। रॉयल एनफील्ड बजाज दोनों मतलब कि अलग अलग बाइक्स हैं, हायर कैपेसिटी है, इसका मतलब वेट ज़्यादा है और उसका कम है, लेकिन इसका जो ABS है वो इतना अच्छा नहीं है और बाइकों के मुकाबले। और मैं जैसे जो मैं राइड कर चुका हूँ जिन दिन का मुझे लगा, जैसे प्लेटिना 110 का बहुत अच्छा ABS लगा मेरे को। ये वो हो सकता है लाइट वेट के कारण, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ी सी ABS की सुधार किया जाए, क्योंकि ABS में क्या होता है, गाड़ी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि रुक रुक के ब्रेक लेती है। जो हमारे कैलिपर होते हैं उनको जो हमारा पंप होता है ABS पंप, ABS मॉड्यूल होता है सॉरी, वो इसको लॉक करता है अनलॉक करता है, लॉक करता है अनलॉक करता है, जिसके कारण हमारी बाइक सेफ ब्रेकिंग करती है। तो इसका ABS इतना ज़्यादा आवाज़ करता है और इतने ज़्यादा जर्क आपको फील होते हैं जब ये लगती है, मतलब कि जैसे जब लगती है छूटती है ब्रेक, तो वो जर्क थोड़े से आपको फील होते हैं। अब रह गया इसका जो मुझे पहले दिन से दिक्कत आ रही है इसके अंदर, बाइक के अंदर, वो है इसका साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड का इशू। ये एक बार वारंटी में चेंज भी हो चुका है इसका साइड स्टैंड, लेकिन जो इसको देख लो आप, ये इसका जो गैप है ना, ये देखना आप कितना कम है, तो ये कभी भी टच हो सकता है। जैसे पहले होने लग गया था तो ये वारंटी में चेंज हो गया था इसका सेंटर स्टैंड, लेकिन अब जो इसका गैप है ये देख लो कितना माइक्रोन में है, तो इसको थोड़ा सा सुधार किया जाए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपने एंगल पे है स्टैंड, जो कहते थे ना एंगल सॉरी स्टैंड झूल गया इसका या कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर पहले दिन से ही दिक्कत है इसकी स्टैंड की। अगला जो है वो है हमारा, अब जैसे इसके अंदर सेंसर इतने ज़्यादा दे रखे हैं, आपको पता है, कोई इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, कोई ये सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, इंजन का टॉप सेंसर, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, जो भी है हमारा, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक देने के कारण क्या है, मोर केयर रिक्वायर्ड। मोर केयर से मेरा कहने का मतलब है इसकी मतलब कि जैसे मान लो जो पहले वाली होती थी कार्बोरेटर वगैरह वाली होती थी बाइक, कार्बोरेटर होता था मेनली, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सेंसर नहीं होते थे हमारे। इसके अंदर सेंसर ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी से बचाव रखना है। और जैसे मान लो कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर इंजन की जो लाइट होती है वो आ जाती है। तो सेंसर ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा क्रिटिकल है बाइक के साथ छेड़छाड़ करना। तो मैंने तो कुछ कर नहीं रखी, ना एग्जॉस्ट कर रखा, ना कोई इसका बैंड पाइप, ना कुछ रूट्स के हॉर्न वगैरह, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी स्टॉक आई थी वैसी ही है। अगला इशू है हमारा, जैसे मान लो बारिश वगैरह का सीज़न होता है तो इसके अंदर फोग आ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर फोग आ जाती है। ये जो है फ्यूल वाला और ये वाला, मेन तो इसके अंदर आती है। इसके अंदर तो नहीं देखी मैंने, मेरी वाली में नहीं आई, लेकिन वैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं इसके अंदर इशू आ जाता है इसके अंदर फोग का, इसके अंदर और जो हमारी हेडलाइट है उसके अंदर। इसके अंदर तो नहीं है, ये वैसे ही आपको शीशे के ऊपर लग रहे होंगे ना, इसके अंदर तो नहीं है इशू, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं तो वो फेस कर रहे हैं इसके अंदर राइडर इशू। तो ये थे कुछ हमारे मेन प्रॉब्लम जो कि एक बुलेट ओनर को या फिर अपकमिंग ओनर को आ सकते हैं, उनका फेस आपको करना पड़ सकता है ये प्रॉब्लम्स का। तो कुछ नहीं है, इतना कुछ मेन भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप तंग हो जाओगे, थोड़ा बहुत देखो करना पड़ता है जस्टिफाई, और मनपसंद चीज़ आती है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी चलता है चीज़ के साथ। तो ये कुछ थे मेरे हिसाब से जो कि एक बुलेट ओनर को आ सकती है प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेनली यही था। अब शायद हफ्ते में एक वीडियो आपको मिल ही जाएगी चैनल पे। अब थोड़ा सा टाइम का इशू थोड़ा सॉल्व हो गया, अब थोड़ा आ सकती है हफ्ते डेढ़ में, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक वीडियो तो आ ही जाएगी कोई ना कोई टॉपिक पे। तो ये था मेनली आज का वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर।